नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए निबंध का टॉपिक। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टॉपिक हम निबंध के लेंगे और आपको यहाँ पर निबंध लिखना यहाँ पर हम बताएंगे। आप निबंध किस तरह पढ़ें, इसके साथ ही उसको किस तरह लिखना आपको है, वो पूरी बात यहाँ पर हम लोग डिटेल में करेंगे। एक वीडियो ये देखने के बाद आपको निबंध लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा और निबंध तैयार कैसे किया जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर निबंध जो हमने टॉपिक लिया हुआ है वो तो वैश्वीकरण है, लेकिन यहाँ पर इसके सब टॉपिक भी हमने यहाँ पर लिए हुए हैं और ये निबंध आपको यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। ये पूरी बात यहाँ पर हम हिंदी की करेंगे। इसके अलावा इंग्लिश में निबंध यदि आप लिखना चाहते हैं तो उसका अलग से वीडियो और उसका अलग से पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए यहाँ पर अलग अलग टॉपिक कौन से हो सकते हैं वैश्वीकरण के। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका आ सकता है वैश्वीकरण क्या है, केवल एक टॉपिक आ सकता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक इससे रिलेटेड क्या आ सकता है, यदि निबंध लिखने को आपका आता है तो दूसरा टॉपिक होगा वैश्वीकरण क्या है, इसका भारत पर क्या प्रभाव दिखाई देता है या क्या प्रभाव पड़ा है या हो रहा है। तो ये आपके टॉपिक दूसरा टॉपिक हो सकता है। और इस प्रभाव में आप लोग क्या देखेंगे, भारत पर प्रभाव का मतलब है पूछा जाए, ये अपने आप से आपको सोचना होगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से हम इसका प्रभाव यहाँ पर लिखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं, लिख नहीं पाएंगे। तीसरा टॉपिक क्या हो सकता है, वैश्वीकरण क्या है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो ये भी टॉपिक आपका आ सकता है। चौथा टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है, इसके लाभ और हानि के विषय में लिखें। तो ये देखिए यहाँ पर मेन आपका वैश्वीकरण है, लेकिन यहाँ पर लिखने के तरीके जो टॉपिक हैं वो बदल गए हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, किसी भी तरह का निबंध आपका यदि टॉपिक वही आता है लेकिन उससे थोड़ा हटकर पूछ देता है तो आप कैसे लिखेंगे वो बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए आपको निबंध में लिखना क्या क्या होता है उसकी बात कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रस्तावना आपको लिखना होता है। यहाँ पर हम हिंदी निबंध की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में यही आपको इंट्रोडक्शन करके आता है, लिखना होता है। इसके अलावा प्रस्तावना में आप क्या लिखते हैं, संक्षेप में जानकारी देते हैं आप जिस पर निबंध लिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रसार या विवरण कहा जाता है, इसको बॉडी भी कहा जाता है। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, यानी आप जिस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक का पूरा विवरण यहीं पर लिखा जाता है। उसके बारे में जो कुछ भी लिखना वो सब कुछ यहीं आपको लिखना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो लास्ट में लिखा जाता है उसको उपसंहार या निष्कर्ष कहा जाता है या कंक्लूजन कहा जाता है, यानी लास्ट में लिखा जाता है, यानी उस टॉपिक का एक छोटे से विषय के रूप में लिख दिया जाता है कि उस टॉपिक के बारे में क्या आपका राय या उद्देश्य यहाँ पर है, वो निष्कर्ष के रूप में लिख लिया जाता है। तो ये तीन चीज़ आपको निबंध में लिखना है। कोई ज़्यादा यहाँ पर यूपीएससी लेवल का निबंध आपको नहीं लिखना है, तो केवल ये तीन टॉपिक से आप यहाँ पर लिखकर काम आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको किस तरह लिखना है निबंध वो हम यहाँ पर पूरी बात करेंगे। सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया हुआ है, अब देखिए ये टॉपिक यदि आपको बदल कर आता है, हम यहाँ पर वैसे पूरे चारों टॉपिक को यहाँ पर कवर किए हुए हैं और किस तरह हम कवर किए हुए हैं वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो वैश्वीकरण क्या है ये यदि केवल आपका टॉपिक आता है तो उस पर हमने लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर यदि टॉपिक बदल कर आता क्या है तो टॉपिक तो आपका ये सेम रहेगा, वैश्वीकरण क्या है, इसके अलावा अलग से क्वेश्चन इसमें दे देंगे। तो ये जो सेम है तो इसके लिए आपको क्या है, यहाँ पर जो आपका प्रस्तावना रहेगा वो लगभग सेम रहेगा कुछ चेंजमेंट के साथ। इसके अलावा निष्कर्ष कुछ चेंजमेंट के साथ सेम रहेगा। बाकी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आपके टॉपिक यहाँ पर बदलते जाएंगे। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है ये सभी में देखिए यहाँ पर कॉमन टॉपिक है। वैश्वीकरण क्या है ये सभी में कॉमन यहाँ पर है और इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ और आपसे पूछ ली गई है। तो ये वैश्वीकरण क्या है ये सभी में कॉमन है, तो इसकी जानकारी आपको होगी तो सभी में आप वही चीज़ लिखेंगे, अलग से आपको कुछ यहाँ पर नहीं लिखना है। तो अब देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए चारों टॉपिक यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है और चारों टॉपिक में क्या चीज़ अलग किया है और क्या चीज़ सेम है वो पूरे यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। इसका दोस्तों पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप रीड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको समझना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, निबंध को लिखने से ज़्यादा यहाँ पर समझना जरूरी आपके लिए होता है, तभी आप इसको सही से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें लिखा हुआ है वैश्वीकरण क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए प्रस्तावना आप लिखेंगे और वैश्वीकरण के बारे में आप लिखेंगे थोड़ा सा संक्षेप में। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं, समाज, संस्कृति, संचार, परिवहन और व्यापार के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत किया गया है। यानी कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या किया गया है, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं, किसी देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है, समाज हो सकता है किसी देश का, संस्कृति हो सकती है, संचार हो सकता है, परिवहन
परिवहन और व्यापार के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से, यानी इन सबको, अर्थव्यवस्था हो गया, समाज हो गया, संस्कृति हो गया, इनको क्या किया गया है, या तो संचार के माध्यम से या परिवहन के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से, इनको वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एकीकृत का मतलब एक साथ लाया गया है। यानी विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयास जो होता है वही वैश्वीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इसमें विश्व स्तर पर व्यापार बाधाओं को कम करने का प्रयास भी किया जाता है ताकि दो देश या अधिक देश के बीच वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र और सुचारू रूप से आवागमन हो सके। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, यदि केवल वैश्वीकरण आता है, उसके अलावा और कोई टॉपिक इसमें अलग से लिखने को नहीं दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि वैश्वीकरण के सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो व्यापार पर पड़ता है। ठीक है, कोई भी दो देश हैं वो एक दूसरे में वैश्वीकरण के जरिए जुड़े हुए हैं, तो वैश्वीकरण या दो या तीन देश अधिक जुड़े हुए हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा व्यापार होगा। इसके अलावा यानी यहाँ पर प्राइमरी चीज़ व्यापार होगी, सेकेंडरी चीज़ अदर चीज़ आ जाएगी। तो देखिए, यदि यहाँ पर वैश्वीकरण क्या है केवल पूछा गया है आपसे, उसमें कोई भी आपका ये नहीं पूछा गया है कि व्यापार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आर्थिक क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चीज़ क्या होगा। ठीक है, तो आपको अलग से फिर क्या करना है कि केवल यदि वैश्वीकरण पूछा है तो आपको पता है कि इसका प्राइमरी टॉपिक क्या हो सकता है, प्राइमरी रूप से, यानी सबसे ज़्यादा जो वैश्वीकरण में जो चीज़ होती है वो व्यापार होता है। तो आपको यहाँ पर व्यापार को प्राइमरी रखना है। यदि केवल वैश्वीकरण पूछा है, वैश्वीकरण क्या है उसको यदि आप डिफाइन कर रहे हैं तो व्यापार को यहाँ पर आप ज़्यादा रूप से वहाँ पर लिखेंगे, बाकी सेकेंडरी चीज़ को थोड़ा बहुत आप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बाकी यदि वैश्वीकरण पूछ ले रहा है, उसके बाद आपका इसमें पूछ दे रहा है कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, वैश्वीकरण क्या है इसको आप बता देंगे। अब यहाँ पर ये सब टॉपिक इसमें बता दिया है, यानी कि ये हमारा अब प्राइमरी हो गया है। यानी हम जो भी चीज़ अब अपने क्या डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे उसमें भारत के बारे में ज़्यादा चीज़ लिखेंगे, और केवल वैश्वीकरण पूछा है तो उसमें डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, ज़्यादा चीज़। तो आपको सभी को पता है कि वैश्वीकरण मुख्य रूप से व्यापार को इफेक्ट करता है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग डिस्क्रिप्शन में व्यापार को लिखेंगे। उसी तरह थर्ड टॉपिक आपका है वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण के बारे में आप लिखेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लिखेंगे, इसका जो सब टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देता है, इसके बारे में ज़्यादा लिखेंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी टॉपिक ये हो जाएगा। तो इस तरह आप निबंध को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सब कुछ बताए हुए हैं, आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरे अच्छे से समझ जाएंगे। और कोई भी निबंध इसी तरह हम कराते जाएंगे, आपके सभी निबंध जो भी टॉपिक हम लेंगे, आपको एक टॉपिक की पूरी हम डिटेल दे देंगे, क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पे आप निबंध तैयार करना चाहिए। देखिए, ये हिंदी का है, इसी को आप इंग्लिश, या तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये निबंध आपका देखिए 550 वर्डों का यहाँ पर ये निबंध है, लेकिन आपको 150 वर्डों में लिखना है। तो यहाँ पर हम 550 वर्ड लिए हुए हैं, तो उसको आप शॉर्ट करके, यानी इसी में से जैसे अब इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है, इसको आप केवल 2 लाइन में लिख सकते हैं। ये आप शॉर्ट करना आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है वो इतने में दिया हुआ है, तो मान लीजिए हमने 10 लाइन में दिया है, तो आपको केवल 5 लाइन में करना है। तो वो शॉर्ट आप करिए, आप किस तरह करते हैं वो आप लिख कर दिखाइए। तो ये हमने 550 में दिया है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप इसको 150 शब्दों में अपने हिसाब से लिखें। यहाँ पर 4 टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक आप उठाकर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमने इन चारों टॉपिक को लिया हुआ है और सभी को लगभग 500 वर्डों में यहाँ पर हमने दिया हुआ है। कुछ चीज़ें सेम है सब में, तो कुछ चीज़ें आपको सेम रखनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें जो बदली हुई हैं वो हमने बदला है, वो आपको अपने हिसाब से अपने में संक्षेप करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 150 वर्ड में ही पूरा करना है। तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे तभी छोटा कर पाएंगे, छोटा ही पढ़ के जाएंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। एक चीज़ और बतानी थी, यहाँ पर देखिए, अब ये हिंदी का निबंध आपका है, तो इसको आप देखिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हिंदी में है, देखिए टॉपिक अलग अलग पढ़ने से अच्छा इंग्लिश हिंदी का कि आप एक ही टॉपिक में पढ़ें। जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो लोग हिंदी का टॉपिक जितना ज़्यादा हो सके पढ़ लें, उसके बाद एक एक करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें 150 वर्डों में। इतना लिखा हुआ है, पहले इसको 150 में बनाएं, उसके बाद उसी को कन्वर्ट करें इंग्लिश में। ठीक है, इस तरह आप तैयार कर सकते हैं। देखिए हिंदी में हमने ये लिया हुआ है, अब इसका देखते हैं, शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना यहाँ पर हमने आपको बता दिया, यहाँ पर मेन बॉडी पार्ट यानी आपको लिखना है, यानी डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पर केवल वैश्वीकरण के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब आपको 150 वर्ड में ही पूरा संक्षिप्तीकरण यहाँ पर करना है। तो आप बिना मतलब की चीज़ यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैश्वीकरण में व्यापार से लेना देना होता है, तो व्यापार को यहाँ पर प्राइमरी रूप में रखकर चीज़ें आप लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, वैश्वीकरण का मतलब लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच एकीकरण से है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि एकीकरण वैश्विक स्तर पर होता है, यानी जो ये जो एकीकरण यानी कि वैश्वीकरण होता है वो वैश्विक स्तर पर होता है। इसके अलावा यह पूरी दुनिया में व्यापार का विस्तार करने की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण में कई व्यवसाय वैश्विक स्तर पर फैलते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय छवि ग्रहण करते हैं। इसके अलावा वैश्वीकरण विभिन्न देशों की समाज, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, उनकी तकनीक और शिक्षा को भी एक साथ लाने व अन्य देशों के साथ जुड़ाव का कार्य करती है। तो ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने हिस्ट्री से ले ली है, हिस्ट्री की दे दी है।
थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। यदि कम वर्ड पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री से उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री से ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सीधे हम 20वीं और 21वीं शताब्दी में आ गए हैं। इसने अपना चरम रूप ले लिया है। इस समय प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की तेज़ी से विकास हुआ है और ये वैश्वीकरण के लिए बहुत बड़ी सहायता थी। तो इस समय क्या हुआ है कि इंटरनेट और प्रौद्योगिकी एंड टेक्नोलॉजी का क्या हुआ है, विकास यहाँ पर हुआ है, जो कि क्या हुआ 20वीं सदी में जैसे विकास हुआ तो वो वैश्वीकरण के लिए क्या हो गई, एक सहायता के रूप में हो गई। ठीक, वैश्वीकरण में ई कॉमर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ई कॉमर्स मतलब जो चीज़ आप चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप देखिए कुछ भी चीज़ मंगाते हैं तो बाहर, यानी कि जो बाहर की वेबसाइट है कुछ चीज़ जो है वो बाहर से भी आती हैं। अब यहाँ पर ई कॉमर्स है तो जो साइट भारत में बनी है वो विदेशी साइट भी है, ठीक है, और वहाँ पर कुछ चीज़ उपलब्ध है वो भारत का भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें ये साइट जब उपलब्ध हुआ है ई कॉमर्स साइट, तो यहाँ पर बाहर यानी विदेश की भी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने लगी हैं आसानी से, ठीक है। तो इससे और ज़्यादा क्या हुआ है, आपका ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण का प्रभाव क्या होता है। थोड़ा बहुत आप प्रभाव लिख देंगे, जैसे कि बाहर की कोई बहुत बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी, उसने भारत में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। हालांकि भारत के संक्षेप विषय में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हम उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं। तो बाहर से जो निवेश आता है उसको एफडीआई कहा जाता है, ठीक है। चाहे वो दूसरे देश के लिए है तो यहाँ से जो निवेश जाएगा वो उसके लिए एफडीआई हो जाएगा, ठीक है। तो एफडीआई का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर हुआ है वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर क्या है कि आने जाने लगी हैं, ठीक है। तो ये आपका एक यहाँ पर प्रभाव दिख सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं, रीड आप कर लीजिएगा पीडीएफ से, या तो वीडियो यहाँ पर आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। एक एक लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लिखा गया है, इसको आप रीड करके यहीं से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। देखो ये यहाँ पर उत्पादों की गुणवत्ता में क्यों सुधार होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखिए अब कोई कंपनी यहाँ पर भारत की है, वो आपको चीज़ सही नहीं बनाकर दे रही है, एक विदेशी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कुरकुरे की यहाँ पर या चिप्स की कंपनी है, वो यहाँ पर बेकार चिप्स बनाकर दे रही है, कोई विदेशी कंपनी नहीं आई, वो अच्छे चिप्स बनाकर दे रही है, तो ये भारतीय जो चाहेगी वो भी कहेगी कि हम भी अच्छा यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये और जो आई है वो तो ऑलरेडी अपना इससे तो अच्छा बनाएगी जो पहले से थी, तभी उसका बिकेगा, नहीं तो उसका भी नहीं बिकेगा। तो ये यहाँ पर क्या होता है, गुणवत्ता यहाँ पर चीज़ों की बढ़ जाती है, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ जाती है। केवल हमने यहाँ पर चिप्स का उदाहरण दिया है, बाकी चीज़ों का उदाहरण भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ होता है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रतिस्पर्धा दबाव के कारण होता है। यह उत्पाद घटिया है तो लोग आसानी से दूसरे उत्पाद की ओर स्विच कर सकते हैं। अब देखिए जब एफडीआई होता है या कंपनियां आती हैं बहुत सारी, ये तो एक कंपनी का हमने उदाहरण दिया, यदि भारत में ही 2 कंपनियां हैं और 3 कंपनियां और बाहर से आ गई, अब यहाँ पर आपको क्या है कि आपको प्रोडक्ट के कई सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे एक ही प्रोडक्ट के, या तो आप इसका लें, भारत का है भारत का लें, नहीं तो विदेशी, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो विदेशी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आया हुआ है उससे भारत सरकार को यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। भारत सरकार या जिस देश में भी इन्वेस्टमेंट या कंपनी जाती है तो वहाँ से उस देश को फ़ायदा मिलता है कई चीज़ों में, वो यहाँ पर टैक्स लगाती है उन कंपनियों पर भारी मात्रा में, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें चलती हैं। तो इस ग्लोबलाइजेशन का ये भी एक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर फ़ायदा सरकार को भी होता है और जो यहाँ पर खरीदने वाले हैं यानी कि उपभोक्ता, उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होता है, यानी हम लोग, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सीधे हम निष्कर्ष पे आ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं, क्योंकि एक ही आपका वैश्वीकरण की ओर पूछा है तो उसी के बारे में जानकारी देकर पूरा, और फिर वैश्वीकरण व्यापार के लिए एक महान वरदान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक लाभ लाता है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रथाओं पर प्रतिबंधों में छूट धीरे धीरे बढ़ती है। यानी कि जैसे देखिए अब व्यापार ऐसा नहीं कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना इतना आसान है, ठीक है। जब यहाँ से कोई चीज़ एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, तो बाहर की जो देश हैं उस पर बहुत सारा टैक्स लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसी तरह भारत में कुछ इंपोर्ट होता है तो भारत भी उस पर टैक्स लगाती है, ठीक है। तो जब वैश्वीकरण बढ़ता है, ठीक है, तो इन क्या व्यापार में क्या होता है कि बढ़ोतरी होती है। तो इस कारण से ये टैक्सेस जो है वो या तो बहुत कम होते हैं या लगभग कोई क्या होता है कि हटा भी दिए जाते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि व्यापार में क्रमिक वृद्धि होती है और जो प्रतिबंध होता है उसमें छूट भी मिलती जाती है। तो ये होता है वैश्वीकरण, क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब है कि आपके देश में क्या चीज़ें हैं वो दूसरे देश में के लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और वहाँ मांग बढ़ रही है, ठीक है। तो हम मांग बढ़ रही तो यहाँ से क्या होगा, उत्पाद या वहाँ पर मान लीजिए उस उत्पाद की कमी है और दूसरे देश में ज़्यादा है तो दूसरे देश वाला उसको छूट देकर अपने यहाँ मंगाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि भारत बाहर से चीज़ें अनाज वगैरह भी क्या कर रहा है, आयात कर ले रहा है, जबकि भारत में भी उत्पादन होता है, लेकिन जब बाहर से आयात कर रहा है, ठीक है, छूट देकर, तो इसका गलत इफेक्ट भी यहाँ पर पड़ता है, यानी कि नेगेटिव में भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी चीज़ें हैं वो हम नीचे अभी देखेंगे जब भारत के विषय में, यानी कि भारत के
के संदर्भ में पूछा जाएगा तो हम लोग उसके विषय में लिखेंगे। तो ये होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए संक्षेप में कहे तो परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों से समझौता किए बिना विकास की दिशा में वैश्वीकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये आपका संक्षेप में आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका ये डिस्क्रिप्शन है इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ये आप कैसे करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर जो हमने अन्य टॉपिक लिया हुआ है उसको आप जो एक बार पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के कारण होती हैं। तो एक दो लाइन और यहाँ पर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कम करके और वो चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं इसका समाज पर ये असर होता है, ठीक है। तो आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे, नीचे हमने इसीलिए हर टॉपिक यहाँ पर लिया हुआ है, तो आप इसमें भी उसको ऐड कर सकते हैं। व्यापार को चीज़ें यहाँ पर आपने लिखा, जैसे 2-3 पॉइंट लिख दिया, उसको ज़्यादा कर दिया, लेकिन समाज के बारे में एक लाइन लिख दिया, संस्कृति पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है, उसके बारे में आप लिख देंगे यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन ही लिख दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा पे क्या प्रभाव यानी क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में लिख देंगे, तो पूरा आपका वैश्वीकरण एक तैयार हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। बाकी अलग से यदि पूछता है तो उन सब के बारे में डिटेल में फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आप जब पूरा पढ़ेंगे तभी आपको पूरी जानकारी होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है उसको देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो क्या है, नेक्स्ट आपका है वैश्वीकरण क्या है, ये तो आपने पढ़ लिया पूरा क्या है, इसकी जानकारी हो गई। अब इससे रिलेटेड टॉपिक जो भी आएगा उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि भारत पर इसका क्या इफेक्ट होता है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे किस तरह हमने लिखा है। इसके अलावा अब इसके लाभ हानि, तो इसके लाभ हानि को भी आप पढ़ लेंगे, तो इसको भी आप इस वाले में जो आपने पहला टॉपिक लिया हुआ है उसमें 1-2 लाइन में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तब होगा जब आप हर चीज़ यहाँ पर पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अगर केवल हम वैश्वीकरण को लेकर पूरा का पूरा एक बहुत ही ज़्यादा वर्डों में निबंध लिख दें तो उसको आप फिर सही से नहीं समझ पाएंगे, और कैसे अलग करना ये भी नहीं समझ पाएंगे, और कैसे करना ये भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमने अलग अलग टॉपिक लिया है। अब इसमें से आप कहीं से आपको क्योंकि 150 वर्ड ही बनाना है, तो जब इतना टॉपिक आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप कोई भी इसमें से आ जाएगा निबंध लिखने को, चाहे वो वैश्वीकरण ही आ जाए, तो हर एक में से 2-3 लाइन आपको पता होगी, याद होगी, तो इसमें लिख सकते हैं। उसी तरह ये आपने पढ़ा है एक टॉपिक, तो इसकी लाइन इसी में लिख सकते हैं। यदि आपने अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पढ़ा है, यहाँ पर इफेक्ट पढ़ा है, तो उसकी लाइन पूरी की पूरी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना निबंध आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण क्या है और भारत पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देता है, इसको आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रस्तावना जो है वो आपका लगभग सेम रहेगा जो ऊपर वाले में था। ऊपर वाले में जो है उसकी 2-3 लाइनें लिखा हमने, और यहाँ से भारत के लिए लिख लिया, ठीक है, क्योंकि भारत के संदर्भ में भी अब पूछ रहा है। तो प्रस्तावना में दोनों चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, वैश्वीकरण क्या है और भारत के संदर्भ में भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हमने ऊपर वाली लाइन लिख ली, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया वैश्वीकरण भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तरीकों पर प्रभाव पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव बना हुआ है। भारत ने 1991 से जबरदस्त विकास देखा है। तो ये वैश्वीकरण के कारण ही यहाँ पर आपका विकास हुआ है जो 1991 से देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, अब प्रस्तावना इतना बड़ा हमने जो लिखा हुआ है इसको आप 2-3 लाइन में आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको सॉर्ट करके, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से सॉर्ट कर लीजिए। आपको क्या लिखना है जब ये लाइन आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको 2 लाइन में भी आप लिख सकते हैं, और भारत के लिए 1 लाइन में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है वैश्वीकरण क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपका वैश्वीकरण क्या है, तो ये पूछा गया है। और इससे पहले केवल आपका जो था वो केवल वैश्वीकरण था, तो हमने यहाँ पर वैश्वीकरण क्या है इसको शॉर्ट में कर दिया है थोड़ा, ठीक है। अब भारत पर इसका प्रभाव को इसको यहाँ पर हमने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण का मतलब लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच, ये हमने सेम लिख दिया है जो ऊपर है, क्योंकि वैश्वीकरण क्या है अब बार बार आप थोड़ी बदलेंगे, वो तो एक ही चीज़ है उसी को आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बदलने वाली चीज़ है वो आपका है भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको देख लेते हैं। आर्थिक प्रभाव यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सामाजिक प्रभाव देखेंगे, इस तरह देखेंगे। तो यहाँ पर आर्थिक प्रभाव में देख लीजिए क्या है, विदेशी निवेश FDI, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भारी वृद्धि हुई। अब इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आर्थिक प्रभाव बहुत सारे हैं, सामाजिक बहुत सारे हैं, तो आप 1-1 लाइन में सभी प्रभाव लिख दीजिए बस, ठीक है। रोजगार सृजन, सेवा क्षेत्र में विशेषकर IT, BPO और ई-कॉमर्स क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिकरण, वैश्वीकरण में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। उदाहरण के लिए मेक इन इंडिया जैसे अभियान विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा उपभोक्ता विकल्प, वैश्वीकरण कारण उपभोक्ताओं को अधिक ब्रांड और उत्पादों को विकल्प दिए हैं। तो ये आपका आर्थिक प्रभाव हो गया। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव में देख लीजिए,
वैश्वीकरण ने भारतीय समाज में पश्चिमी जीवन शैली, फैशन और उपभोक्ता संस्कृति का प्रभाव बढ़ाया है। यहाँ पर देखिए उपभोक्ता संस्कृति का मतलब है खान पान वाली चीज़ें भी यहाँ पर आ गई हैं। जैसे मान लीजिए बर्गर, पिज्जा, ये सब बाहर की चीज़ है, तो यहाँ पर भी उसका क्या है, बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं, जिसकी उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है। शहरीकरण, वैश्वीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक प्रभाव देख लेते हैं। संस्कृति का आदान प्रदान, भारतीय संगीत, भोजन और कला के वैश्विक मंच पर पहचान मिली है। वही पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव ने भारत के पारंपरिक मूल्यों को चुनौती दी है। देखिए यहाँ पर ये भाषा और शिक्षा, भाषा का अधिक उपयोग और वैश्विक शैक्षिक मानकों की ओर बढ़ती प्रवृत्ति भी वैश्वीकरण का परिणाम है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए यदि टॉपिक आपका चेंज भी हो जाता है, केवल लिख दिया जाए कि वैश्वीकरण क्या है और उसका सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, तो आप ये पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से वहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चुनौतियां और नकारात्मक प्रभाव भी थोड़ा लिख देंगे यहाँ पर। तो आर्थिक विषमता हो गया, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ी है, स्थानीय उद्योगों का प्रभाव, सस्ते विदेशी उत्पादों के कारण छोटे जो मझौले जो भारतीय उत्पाद है वो प्रभावित हुए हैं या उद्योग प्रभावित हुए हैं। सांस्कृतिक अपक्षय हुआ है, पश्चिमी कारण भारत की संस्कृति और भारत के मूल्यों का क्षरण हो रहा है। यहाँ पर क्योंकि भारत के संदर्भ में पूछ लिया गया है ना, तो जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, भारत के संदर्भ में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय प्रभाव हो गया। ठीक है, और नकारात्मक में ये आ जाता है तो पर्यावरण, शहरीकरण ने पर्यावरणीय समस्याओं जैसे प्रदूषण, संसाधनों के अधिक उपयोग को बढ़ावा दिया है। यानी वैश्वीकरण के द्वारा संसाधनों का अधिक उपयोग भी यहाँ पर किया जाता है। अब यहाँ पर सीधे निष्कर्ष पे आ जाइए आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक चेंज था, भारत पे क्या इफेक्ट पूछा गया था ये हमने लिख दिया, अब सीधे निष्कर्ष पे आ जाएंगे। और थोड़ा बहुत वैश्वीकरण क्या है ये पूछा गया था, वो हमने लिख दिया और सीधे मेन टॉपिक पे आ गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर अब देख लीजिए वैश्वीकरण क्या है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो हम लोग वैश्वीकरण को थोड़ा बहुत लिखेंगे, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का मेन जो आपका ये टॉपिक है इसके बारे में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण क्या है, ये आपका प्रस्तावना आपका देखिए लगभग सेम रहेगा, थोड़ा बहुत आप चेंजमेंट करके इसमें लिख सकते हैं जो ऊपर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर देखिए क्या शुरू करेंगे, वैश्वीकरण क्या है ये आप पहले लिखेंगे, उसके बाद तो वैश्वीकरण में जो ऊपर आपने लिखा है वही लिख दीजिएगा। उसके बाद आप ये लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव, तो सकारात्मक प्रभाव देखेंगे हम लोग और नकारात्मक प्रभाव, दो चीज़ें यहाँ पर केवल हम एक्स्ट्रा यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दो चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर हमने केवल आपको ये वाला पार्ट ही कराया, ये वाला टॉपिक यहाँ पर करा दे रहे हैं क्योंकि बाकी चीज़ आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि आप पढ़ा होना चाहिए आपको। ठीक है, बाकी आप बनाकर लिख सकते हैं वहाँ पर आसानी से। तो पढ़ने का ये तरीका होता है, इस तरह आपको पढ़ना चाहिए। पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद यदि कोई सब टॉपिक इसमें आता है तो उसके बारे में केवल आप पढ़ेंगे। अब यहाँ से फिर से आप पूरा वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बार बार वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर आपने एक बार वैश्वीकरण पढ़ लिया, आपको क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव, तो आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था का प्रभाव यहाँ पर देख लिया था भारत के संदर्भ में, यहाँ पर आर्थिक प्रभाव हमने देखा है। तो थोड़ी बहुत जानकारी तो हमको यहीं से हो गई थी कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, उसी को यहाँ पर हम लोग थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे क्योंकि मेन टॉपिक वो आपका यहाँ पर हो गया है। तो सकारात्मक प्रभाव में क्या लिखेंगे, अब इसको या तो आप 1 2 3 करके लिख सकते हैं या हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, कई तरीके से इसको आपको आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो देखिए सकारात्मक प्रभाव में निवेश आई हैं, नौकरियां, नई नौकरियों का सृजन हुआ है। अब ये देखिए आप गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर नहीं सृजन होगा, FDI वगैरह कुछ भी होता है तो सब प्राइवेट जॉब का यहाँ पर अधिकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर यानी यहाँ पर उभरता है, सीधे सीधी बात है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर उभरता है यहाँ पर। तो निवेश, नई नौकरियाँ हो गई, स्थानीय कंपनियों कच्चे माल की आपूर्ति कर रही हैं आदि से इन उद्योगों में समृद्धि आई है। भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग से लाभ हुआ है। उस उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, इनको क्या है विदेशी कंपनियां भी सहायता होती हैं। तो ये आपका क्या है, सब वैश्वीकरण के इफेक्ट हैं या क्या है, आर्थिक प्रभाव, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव है, ग्लोबलाइजेशन का आपका आर्थिक प्रभाव है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विश्व व्यापार में बड़ी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान के साथ साथ भारत विश्व व्यापार संगठन में अधिक निष्पक्ष व्यापार नियमों के लिए अपनी आवाज़ उठा सकता है। निर्यात में संभावित वृद्धि होगी जिससे हमारा व्यापार अधिक अनुकूल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अब यहाँ पर एक जो सॉफ्ट टॉपिक है वो केवल आपका आर्थिक प्रभाव से रिलेटेड है, वो भी भारत के लिए। तो हम लोग केवल आर्थिक टॉपिक को ही यहाँ पर लिखेंगे, वो भी भारत के लिए। उपभोक्ता के पास उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला चुनने का विकल्प है, वो सबसे सस्ती और सर्वोत्तम वस्तु पा सकते हैं। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तकनीकी विकास और व्यापार की मात्रा में वृद्धि से विश्व की GDP में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत विश्व के बारे में भी दे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार प्लस सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास, समावेशी विकास। देखिए ये हमने शॉर्ट में लिखा है, इसको आप अपने स्तर से थोड़ा लाइन को और अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि हमने केवल यहाँ पर बताया है। अब डिटेल में हर चीज़ नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा, PDF भी लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
हम जो अधिक उत्पादन करते हैं उसका निर्यात कर सकते हैं और बर्बादी कम होगी। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि वैश्वीकरण सब देशों में, देखिए वैश्वीकरण होता है कई देशों को एक साथ आपस में जुड़ा, तो सब देश एक दूसरे को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, ठीक है। तो आप एक देश में निर्यात कर सकते हैं, दूसरे देश में भी निर्यात कर सकते हैं, कई देशों को आप निर्यात कर सकते हैं, तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर जो उत्पाद कम है आपके पास उसका आयात भी कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में यही होता है, आप आयात भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, निर्यात भी आसानी से कर सकते हैं और आयात भी आसानी से कर सकते हैं जब आपके यहाँ पर आर्थिक जुड़ाव यहाँ पर काफ़ी नज़दीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है हर चीज़ का नज़दीक हो जाना, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, ये चीज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कृषि में वैश्वीकरण अनुबंध खेती को बढ़ावा देता है, किसानों की कमाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नकारात्मक है क्या, व्यापार घाटा हो गया। व्यापार घाटा हो गया आपका, जो अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में अधिक नुकसान पहुंचाता है तथा विकसित और अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच खाई को चौड़ा करता है। तो ये भी एक निगेटिव यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया। विकसित देशों के विकासशील देशों में नौकरियां की आउटसोर्सिंग, इसके कारण विकसित देशों में नौकरियों का नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि केवल विकासशील देशों का यहाँ पर नुकसान हो रहा है या नकारात्मक इफेक्ट उन्हीं पर पड़ रहा है, विकसित देशों पर भी पड़ रहा है। किस कारण से, अब जैसे यूएसए वगैरह है, अब वैश्वीकरण हुआ तो अब अलग अलग देशों के नागरिक या लोग यूएसए में जाएंगे जॉब करने, ठीक है, तो विकसित देश है वहाँ पर, अब वहाँ पर क्या, वहाँ की नौकरी का नुकसान होगा, ठीक है, नौकरियों का नुकसान हुआ है। यदि कोई टैलेंटेड है और हाई पोस्ट पे चला जा रहा है यूएसए में, ठीक है, तो वहाँ का जो बंदा है या कोई भी लोग हैं तो वहाँ पर उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये चूंकि अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हैं, इसलिए किसी एक देश, विशेष रूप से विकसित देशों में कोई वित्तीय संकट आने पर विकासशील अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है, ठीक है। अब देखिए जुड़ा हुआ है, मान लीजिए ये कोई विकासशील विकसित देश है, इससे अलग अलग देश जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है, सब यहाँ पर लाभ ले रहे हैं, ठीक है, इसको भी लाभ हो रहा है, इसको भी लाभ हो रहा है, सब लाभ ले रहे हैं, एक दूसरे से ये भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन यदि इससे ज़्यादा लाभ सब ले रहे हैं, इसको कुछ होता है तो सभी देशों को फिर नुकसान होगा। तो ये यहाँ पर आर्थिक मंदी यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादा हम यहाँ पर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अब सीधे यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए लाभ और हानि। तो हम लोग सीधे वैश्वीकरण क्या है, ऊपर आप जैसा टॉपिक था वैसे लिखेंगे, जैसे पहले फर्स्ट टॉपिक में लिखा गया है। उसके बाद अब लाभ और हानि को सीधे यहाँ पर लिख देंगे। तो लाभ क्या है, हानि क्या है, हमने लिख दिया है, इसको आप पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, वो पूरा यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप रीड करिए और इसको आप संक्षेप में अलग अलग जो यहाँ पर निबंध हमने ऊपर जो 4 टॉपिक दिए हैं उन सबको आप संक्षेप करके 150 वर्ड में लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर नए नए टॉपिक हम डेली आपके लिए लाएंगे निबंध से रिलेटेड, और उसके सब टॉपिक भी आपको यहाँ पर दे दिया करेंगे, जिससे आपको पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।